आपके साथ हैं और हमारे साथ हैं पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के एएन कॉलेज के राजनीति विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर और जाने माने राजनैतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और एक और महत्वपूर्ण शख्सियत हमारे इस कार्यक्रम में है। हम सब जानते हैं कि भारत सरकार के एक महान्यायवादी होते हैं, सॉलिसिटर जनरल कहते हैं उन्हें, यानी वो भारत सरकार के लीगल एडवाइजर होते हैं। कोई भी भारत सरकार कोई कदम उठाती है तो बिना उनकी सहमति के, बिना उनकी अनुशंसा के वो कदम नहीं उठाती। आज हमारे साथ भारत के पूर्व महान्यायविद एसडी यानी सत्यदर्शी संजय, जो वैसे सत्यदर्शी संजय है लेकिन एसडी संजय के नाम से जाने जाते हैं, जाने माने वकील हैं, पटना हाईकोर्ट के और भारत के पूर्व न्यायवादी रह चुके हैं। एसडी संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी, हम बात शुरू करना चाहते हैं आप ही से। आज का दिवस हम भारतीयों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इस विषय पे जरा हम आपके नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। और आखिर संविधान सभा ने इतनी मेहनत से हमें जो संविधान दिया, भारत के लोगों के लिए, हर व्यक्ति के लिए इसके प्रति न सिर्फ नमन करना, नतमस्तक होना, बल्कि इसके लिए जागरूक होना भी जरूरी है। इस नजरिए से जरा हम आपसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे देश के संविधान को बनाने में जिन महापुरुषों का आपने अभी नाम लिया, उन्हें 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे जी। और उसके बाद संविधान का जो ढांचा बन करके हमारे सामने आया जी, तो वो 26 नवंबर 1948 में जी। हमारे सामने आया और उसके बाद 26 जनवरी से उसको लागू किया गया, उस संविधान को 1950 में जी। और तब से आज हमें उसी संविधान से इस देश में सारी शक्तियां सरकार को मिलती है और यहाँ के नागरिकों को मिलती है। तो जब 2015 में जब नई सरकार बनी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली, तो संविधान के दिवस के रूप में इसे मनाने का निश्चय किया गया और सरकार का ये मानना था कि संविधान के बारे में आम जनों तक कैसे पहुंचाया जाए हमारे संविधान की मूलभूत भावना को, और हम कैसे गर्व कर सकते हैं कि आज हमारा भारत एक जो प्रजातंत्र है, ये विश्व में आज एक उदाहरण बना हुआ है कि किस तरीके से प्रजातांत्रिक व्यवस्था हमारे यहाँ, जिसको कहते हैं हम फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, जी जी, चर्चिल जी के शब्दों में, तो किस तरह से ये बहुत ही सफलतापूर्वक आज 75वां साल हम मना रहे हैं जी जी, जो कि ये चल रही है ये व्यवस्था। तो इस पर हम आम नागरिकों को इस पर किस तरह से गर्व होना चाहिए, इस भावना को रखते हुए सामने में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम इसे संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे। पहले लॉ डेज के रूप में मनाया जाता था, लेकिन इसको पूरे देश में इस पर सारे कॉलेजों में, सारे स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में इसका कार्यक्रम करके और हमारी युवा पीढ़ी को, हमारे देश के जो महापुरुषों ने जो इतना संघर्ष किया अंग्रेजों के खिलाफ और जाकर के आज़ादी पाई, तो उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए संविधान दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं, ताकि उनको हम बताएं कि किस तरह से यातनाएं झेली है और आज हम जो आज़ाद भारत में जो आज़ादी की सांस ले रहे हैं, इसके पीछे कितना संघर्ष था। तो एक गर्व महसूस करना है हमें इसको लेकर के, और हमें अपनी जो हमारा दायित्व है देश के प्रति, समाज के प्रति, उसको किस तरह से निभाना है। इसलिए हम आपके पास पुनः आएंगे, फिर तरह समझेंगे और विस्तार से समझेंगे। संजय जी, आपके पास आना चाहते हैं। एक राजनीतिक, आप विद्यार्थी रहे हैं राजनीति शास्त्र के। आमतौर पर राजनीति को अलग माना जाता है, लेकिन जबकि राजनीति का रिश्ता हमारे सभी प्रकार के विकास से है। राजनीतिक शक्तियां हैं तभी हम कुछ पा सकते हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं। हम सब भारत के लोग अपने अधिकार की बात करते हैं, कर्तव्य की बात नहीं करते। तो संविधान हमें जो अधिकार और कर्तव्य समान रूप से ये बताता है कि आप इसके दोनों के लिए हकदार हैं। आपके साथ अधिकार है तो आपके कर्तव्य भी है। एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आप किस नजरिए से देखते हैं कि संविधान बनने के 73 साल बाद, अडॉप्ट करने के लगभग 72-73 साल बाद, आज जब हम अमृत काल में हैं, देश 75
वर्ष पूरे कर चुका है आजादी के और अब हम 100वें साल की ओर बढ़ रहे हैं, तब इस विषय को लेकर आम लोगों में, नई पीढ़ी में किस तरह से संविधान के प्रति जागरूकता होनी चाहिए, उस बारे में इस नजरिए से देखना चाहेंगे। देखिए, जिस समय ये संविधान का निर्माण हो रहा था, भारतीय समाज कई तरह के, हम कह सकते हैं, उसमें सोशल पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज वगैरह थे, भाषाई एक तरह से हम कह सकते हैं विभिन्नताएं थी, कल्चरली जो है काफ़ी डिफरेंट, मतलब अलग अलग तरह के लोग थे, धर्म के आधार पर भी लोग थे। ऐसे में हमारे संविधान निर्माताओं के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि कैसे इस बीच में, इस सोसाइटी में एक संविधान का निर्माण किया जाए जिससे कि पूरे भारत को एक सूत्र में पिरो करके शासन व्यवस्था चलाई जा सके। जहाँ तक ये बेसिक लॉ ऑफ लैंड जिसको कहते हैं संविधान, आप जब दुनिया के तमाम देशों के संविधान से जब आप कंपेयर करेंगे तो हम पाएंगे कि हमारे संविधान में उस समय ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अलावा इस संविधान में ऐसी अन्य चीज़ें भी हैं जो कि एक तरह से इसको आइडियलिस्टिक भी बनाती हैं। और जहाँ तक आपने शुरुआत में जो प्रस्तावना जो पढ़ा है उसमें आप इस चर्चा के दौरान आपने ये भी कहा कि राजनीतिक ताकत भी है जरूरी एक समाज में बदलाव लाने के लिए। तो ये इस संविधान के द्वारा चाहे जिस भी किसी भी पार्टी की सरकार हो उसको ये पावर दिया गया ताकि इसका माध्यम बना करके एक बदलाव भी लाया जा सके। ये संविधान का उद्देश्य था। जहाँ तक अधिकार और कर्तव्य की बात की चर्चा आप करते हैं तो ये जो हमारा संविधान जो है ये दोनों की बात करता है, अधिकार की भी बात करता है, कर्तव्य की भी बात करता है। अब मॉडर्न टाइम में अगर रसा का संविधान अगर आप उठा के देखेंगे तो उसमें कर्तव्य की चर्चा है, लेकिन और भी जितने डेमोक्रेसीज हैं, जो अमेरिका है, इंग्लैंड है, वहाँ पर सिर्फ अधिकारों की ही चर्चा है। तो अधिकार के साथ कर्तव्य का बोध होना भी ज़रूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी का जो दो प्रिंसिपल है, फ्रीडम और इक्वालिटी, अगर आप पूरी तरह फ्रीडम आप दे देंगे तो इक्वालिटी गायब हो जाएगी, पूरी इक्वालिटी दे देंगे तो फ्रीडम जो है वो कर्टेल हो जाएगा। कहीं ना कहीं एक सामंजस्य बैठाना है, बैलेंस बैठाना है। उसी को एक तरह से अगर आप अपने अधिकार को जानते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको कर्तव्य भी करना पड़ेगा, तभी एक समाज ऐसा बन पाएगा जिसको हम कह सकते हैं समरस समाज, जिसमें कि सारे लोगों के अधिकारों की रक्षा हो सकेगी और साथ ही साथ एक इक्वालिटी भी इस्टेब्लिश हो पाएगा। यानी कि जो उस समय जो संविधान देशों की थी उपलब्ध, सबको हमारे संविधान निर्माताओं ने पढ़ा और जो अच्छी चीजें थी उसको लेके एक संविधान, ऐसे संविधान का निर्माण किया जो संतुलन, जिस संतुलन की आप बात करें, विविधता में एकता, जो इतना बड़ा देश और सब चीजों को, सब लोगों को, सभी संस्कृतियों को, सब लोगों को एक साथ, सभी धर्म, सभी बोलने वाले लोग, अलग अलग भाषाओं के, बोलियों के, सबको एक साथ एकजुट करने की ये ताकत इस विशाल कह सकते हैं संविधान में है। संजय जी, सत्यदर्शी संजय जी, आपके पास आएंगे, कुछ और इस बातों को समझने की कोशिश करेंगे कि ये हमारे लिए आखिर सबसे पवित्र ग्रंथ क्यों है। लेकिन अभी एक छोटे से अंतराल के लिए हमें रुकना पड़ेगा, कहीं मत जाइएगा, तुरंत लौटते हैं इस अल्प विराम के बाद। देखते रहिए ये विशेष कार्यक्रम हम भारत के लोग। नमस्कार, मैं हरमनप्रीत कौर आज आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे याद है बचपन में मैं जब भी क्रिकेट खेलती थी बहुत से लोग मुझे डिस्करेज करते थे। वो नहीं चाहते थे मैं क्रिकेट खेलूं और मुझे गंदे गंदे ताने मारते थे। कहते थे क्रिकेट खेलना लड़कियों के बस की बात नहीं। उस वक्त मुझे बुरा तो बहुत लगता था, पर मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। अगर मैं उस वक्त उन लोगों की बातें सुनकर क्रिकेट खेलना बंद कर देती तो आज मैं अपने देश के लिए नहीं खेल पाती। मुझे हमेशा लगता था मैं कुछ भी कर सकती हूँ। एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था मुझ में और मेरे इसी कॉन्फिडेंस की वजह से मेरी फैमिली ने हमेशा मुझे अनकंडीशनल सपोर्ट किया। आपको शायद लग रहा होगा कि ये सब कहना बहुत आसान है और करना बहुत मुश्किल। मुश्किल तो है पर नामुमकिन नहीं। मुश्किलें आएंगी भी और जाएंगी भी, और इन मुश्किलों से आपको सिर्फ एक ही इंसान बचा सकता है और वो है आप खुद। ये लड़ाई आपकी खुद की है
और इसे लड़ना भी आपको खुद ही पड़ेगा। आप वही कीजिए जो आप करना चाहते हैं। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत। मैंने तो ठान लिया था, अब आपकी बारी है। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम हम भारत के लोग में। हमारे साथ हैं पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार और भारत के पूर्व महान्यायवादी एसडी संजय जी। संजय जी, आप ही के पास आना चाहेंगे। ब्रेक के बाद हम सीधे आपके पास आते हैं। ब्रेक के पहले हमने ये बात की थी कि ये जो संविधान है, इतना विस्तृत संविधान, माना जाता है कि सबसे बढ़िया संविधान हमें हमारे संविधान निर्माताओं ने दिया, और ये माना जाता है कि हर भारतीय के लिए एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जो हमारे धार्मिक ग्रंथों से भी ज्यादा ऊंचा स्थान रखता है, क्योंकि यही हमें जीने का अधिकार देता है। पूरी दुनिया में हमें वो ताकत देती है ये संविधान कि हम इसी के बलबूते आगे बढ़ सके और अपनी ही नहीं बाकी लोगों की भी, देश के बाकी नागरिकों की भी चिंता करें। इस नजरिए से जरा हम समझने की कोशिश करते हैं आपसे। जी देखिए, सबसे पहले तो इस संविधान ने हमें देश को चलाने के लिए, सरकार को और देश में जीने के लिए जो भी मौलिक अधिकार होने चाहिए सब नागरिकों को दिए हैं। जी। सबसे पहले इस संविधान ने ये तय किया कि किसको क्या करना है। जैसे कानून बनाने वाले लेजिस्लेचर, कानून को मनवाने वाले और कानून का पालन कराने वाले एग्जीक्यूटिव, जी, और दोनों को देखने के लिए न्यायपालिका। जी। और तीनों का कार्यक्षेत्र बिल्कुल अलग अलग, इसको सेग्रीगेशन ऑफ पावर कहते हैं। जी। कि तीनों का अपना अपना कार्यक्षेत्र है और तीनों को अपने अपने इस कार्यक्षेत्र में काम करना है। और इसीलिए हम देखते हैं कि कभी भी अगर कोई भी अपने कार्यक्षेत्र के बाहर जाता है तो न्यायालय का हस्तक्षेप होता है। जी। अब संविधान में निर्माताओं ने, संविधान के इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। जी। तो सारे जो एक से एक जो संविधान सभा के सदस्य थे, सबकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिकाएं रही है। इनकी सोच इस भारत को आगे ले जाने की थी और उन्होंने उस समय के हिसाब से जो संविधान के लिए सबसे उचित था, अनेक देशों के संविधान से उनको लेकर के उसमें समाहित किया। लेकिन हमारा जो संविधान है उसे हम कहते हैं कि वो एक जीवंत संविधान है। यानी कि वो एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं है, वो समय के हिसाब से बदलाव होता रहता है। बदलाव दो तरीके से होते हैं। एक तो कि संविधान में जैसी जरूरत पड़ती है आगे, तो उसके हिसाब से हमारे देश के जो लेजिस्लेचर हैं, हमारी जो पार्लियामेंट है, संसद है, वो उसमें बदलाव करती है, वो बदलाव कर सकती है। और अभी तक कुल 105 बार इसमें बदलाव किया गया है, संशोधन किया गया है। और दूसरा, जो संविधान में जो बातें लिखी गई है, समय समय पर उनको उच्च न्यायालय जो राज्यों में है और देश का सर्वोच्च न्यायालय उसकी व्याख्या करता है। और ऐसा कई बार देखा गया है कि 25 साल पहले जो उसी के एक प्रावधान की व्याख्या जो उच्चतम न्यायालय ने की थी, 25 साल के बाद उसकी व्याख्या बदल गई। तो यह है कि एडेप्टेबिलिटी, बदलते समय के हिसाब से हमारे संविधान में जो प्रावधान हैं उनको किस तरह से सामाजिक तरीके से अडॉप्ट किया जाएगा। और फिर सोर्स ऑफ पावर, यानी कि जो आज हम जिसकी बात करते हैं, जैसे हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं कि जैसे मुझे अधिकार है, मैं कुछ भी बोल सकता हूं। आपके संसार के सारे देशों में ये नहीं है जी। बहुत सारे देशों में नहीं है, बहुत सारे देशों में है जहां प्रजातंत्र है, वहां ये है। तो ये अधिकार मुझे कहां से मिला? इसी संविधान से मिला। मतलब एक आम आदमी भी देश के सर्वोच्च पदे पर बैठे लोगों के बारे में अपनी बात कह सकते हैं। ये बोलने की आजादी भारतीय संविधान। अभी खास तौर पर अभी आप देखेंगे कि
उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में जजों की नियुक्ति को लेकर के जी कई बार निर्णय आए हैं, न्याय निर्णय हुआ है। पहले ये नियुक्ति सरकार किया करती थी, बाद में उच्चतम न्यायालय के एक जजमेंट से, जजेस केस से हुआ कि उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में एक कोलिजियम सिस्टम बना और जिसके हिसाब से वो नियुक्तियां होने लगी। कई बार इस पर विवाद हुआ, सरकार का कहना था कि ये सही नहीं है, न्यायपालिका का कहना था कि सही है, और इस पर फिर से सरकार ने कानून बनाया जिसको कि उच्चतम न्यायालय के 9 जजों की पीठ ने निरस्त कर दिया। तो वैसी स्थिति में ये मामला वहीं समाप्त हो जाता। लेकिन आप देखिए कि हमारे यहाँ जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि उस पर अब भी चर्चा हो रही है और आगे भी होती रहेगी, और जो भी खामियां हैं उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और आज संविधान दिवस पर भी उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस के दौरान ऐसी बातें आई है और लोगों ने ये बातें कही है कि जो खामियां हैं उनको दूर करने में कोई हर्ज नहीं। यानी कि हमारी जो अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है और अभिव्यक्ति का जो अधिकार है इस संविधान के द्वारा जो दिया गया है वो इतना अधिक है कि हम किसी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, समय समय पर उसकी आलोचना कर सकते हैं, व्यक्ति की ना हो, कम से कम न्यायपालिका में हम किसी भी जज के न्याय निर्णय, जजमेंट की आलोचना कर सकते हैं। भले ही व्यक्ति की आलोचना करना उचित नहीं होगा, क्योंकि व्यक्ति किसी कैपेसिटी में जजमेंट देते हैं, तो एज अ जज उन्होंने जो जजमेंट दिया है हमें अधिकार है कि हम उस जजमेंट की आलोचना करें। और आगे कोर्ट है, जैसे उच्चतम न्यायालय है, उच्च न्यायालय के न्याय निर्णयों को उच्चतम न्यायालय बदलता है। तो हमारा संविधान बिल्कुल एक जीवंत डॉक्यूमेंट है जी। और जो समय के हिसाब से चलता रहता है और उसमें तब्दीली की भी संभावना बनी हुई। जी बिल्कुल। संजय जी, आपके पास आना चाहेंगे। भारतीय संविधान की जो विशेषता है वो है कि सब लोगों को वोट देने का अधिकार है, सब लोग पार्लियामेंट या विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। ये जो माना जाता है, और शायद यही कारण है कि जो बिल्कुल पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, उनके लिए सीटें आरक्षित हैं। जो बिल्कुल नहीं पढ़ना लिखना जानते हैं, वो भी अगर उन्हें लगता है अपने अनुभव के आधार पर भारत के निर्माण में उनकी संसद में जाके भूमिका हो सकती है, तो वो उसके लिए भी उनके द्वार खुले हुए हैं। और शायद यही कारण है कि कई ऐसे लोग जो कभी स्कूल नहीं गए लेकिन वो संसद पहुंचे, उन्होंने देश के लिए कानून बनाए। ये जो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है और सबको वोट देने का अधिकार, हालांकि वो अब 21 साल से 18 साल हो गया, कई देशों में, कई अलग अलग देशों में बिल्कुल सपन सी थी बात जब ये देश आजाद हो रहा था। तो ये जो हमारे संविधान निर्माताओं ने इतनी दूर की सोचकर ये चीजें दी हैं, इस बारे में जरा एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, ये जो संविधान है ये सिर्फ पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट नहीं है जी। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये एक सोशल बदलाव के लिए भी ये डॉक्यूमेंट्स है। आप संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जब आप देखेंगे, ठीक है, वो जस्टिफाइसेबल नहीं है, लेकिन वो एक तरह से मार्गदर्शक का काम करता है सरकार जितनी भी पॉलिसीज बनाती हैं। और जहाँ तक आप यूनिवर्सल सफरेज की आप बात कर रहे हैं, सभी को अधिकार है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का, चाहे वो इलेक्टोरल चुनावी प्रक्रिया में भाग लेकर करे या फिर वो खुद चुनाव लड़े, ये सारा कुछ उसमें दिया हुआ है। इसके अलावा वो आप कह सकते हैं कि इस संविधान ने जो हमारे यहाँ इलिटरेसी बहुत ज़बरदस्त थी, हमारे यहाँ गरीबी बहुत ज़बरदस्त है, कास्ट के नाम पर डिवीज़न भी है, इस रियलिटी को स्वीकार करना पड़ेगा। और जिस समय ये लागू हो रहा था उस समय फ्यूडल सिस्टम जो है सोसाइटी में बहुत ज़बरदस्त था। इन सब चैलेंजेस में इस संविधान को लागू करना, एक तो पहले बनाना और उसको लागू करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन उस समय के जितने भी फ्रेमर्स थे इस चुनौती को समझते हुए ये सारी चीज़ों को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। जहाँ तक बात है अनएजुकेटेड लोगों के वोट देने की, आज के दौर में ये कई बार चर्चा होती है कि नहीं, वोटिंग के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस होना चाहिए, चाहे वो ये प्रॉपर्टी का क्वालिफिकेशन हो चाहे एजुकेशन का हो। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि एक अनएजुकेटेड आदमी भी, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, एक्सपीरियंस के आधार पर वो इतना समझ सकता है कि हम किसको वोट डालें जो हमारे लिए अच्छी पॉलिसी लेकर के आएगा, वो जो पॉलिसी लेकर के आएगा उससे हमारा भी फायदा होगा, इतनी समझ उसमें है। और ये सारी चीज़ों की, और दूसरी सबसे बड़ी बात है,
ये जो हमारे यहाँ लोकतंत्र जो शुरू हुआ एक तरह से आपका आज़ादी के बाद, साउथ एशिया में अगर आप उठा कर देखें, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, इधर श्रीलंका है, हर जगह आप प्रॉब्लम देख रहे हैं। कहीं भी लगातार रूप से डेमोक्रेसी जो है स्टेबल रूप से नहीं चल पाई है। ये हमारे एक तरह से कह सकते हैं डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, और इस डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ने जो सोसाइटी को डेमोक्रेटाइज किया है, उसका ये खूबी है कि हम लोग अनइंटरप्टेड ये जो डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, वो चल रहा है। पाकिस्तान में हम कह सकते हैं कि संविधान के बल पर भी आज हम जो दुनिया की महाशक्तियां उसको चुनौती दे रहे हैं। बिल्कुल, इस लायक हमें 75 साल में इस संविधान ने बना दिया कि हम जिसके बारे में कहा जाता था, कभी चर्चिल ने कहा था कि ये लोग फिर आएंगे हमारे पास, इनसे देश चलेगा नहीं। आज भारतीय मूल का व्यक्ति ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है। ये संविधान कह सकते हैं कि संविधान के कारण है, जो संविधान हमें हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने, संविधान निर्माताओं ने दिया। और हम आज के दिन उन संविधान सभा के सभी सदस्यों के साथ साथ उन लोगों का भी नमन करते हैं जिन्होंने संविधान सभा के मांगने पर वो सजेशंस संविधान बनाने के दौरान दिए, और उन सजेशंस को संविधान सभा के सदस्यों ने बहुत मेहनत से उसको देखा, छांटा, और उसमें से कुछ अच्छी बातें जो आम नागरिक की थी, देश के नागरिक की, उनको भी समाहित किया। संजय जी फिर आपके पास आएंगे, लेकिन अभी सत्यदर्शी जी, एसडी संजय जी के पास आना चाहते हैं। आज हमारे पास दो संजय हैं जो बहुत दूर तक देखते हैं। तो संजय जी, ये जो आज की पीढ़ी है, आज जिन्होंने आजादी के आंदोलन को नहीं देखा, 75 साल हो गए, जो 75 साल के बाद 75 साल के अंतराल में पैदा हुए हैं, वो नहीं जानते 47 का आंदोलन क्या था, उसके पहले 42 का आंदोलन क्या था। बुजुर्गों से सुना है उन्होंने। लेकिन इस संविधान के निर्माताओं ने आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने वाले शहीदों के सपने को किस तरह से साकार किया? कुछ अगर और विशेषता, कहते हैं हमारे संविधान की बहुत सारी विशेषता हैं, और अगर उसके बारे में हम बात करने लगे तो सालों वर्षों हम बात कर सकते हैं। तो इस नजरिए से देखें कि उनके सपनों को किस तरह से साकार करने की हमारे संविधान निर्माताओं ने कोशिश की, और आज उसका प्रतिफल हमें दिखता है 75 साल बाद। देखिए, जो अभी प्रोफेसर साहब ने भी एक बात कही थी जी, और आपने भी कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बना करके देश के समक्ष रख दिया। मैं आपको डॉक्टर बाबा भीम साहब अम्बेडकर जी की बात बताता हूं। उन्होंने ये कहा था कि ये संविधान हम इस देश को दे रहे हैं, इसमें हम सिर्फ अधिकार नहीं दे रहे हैं, बल्कि हर एक नागरिक को, हर एक व्यक्ति को कर्तव्य का बोध भी होना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने कर्तव्यों के साथ इस संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं उनका अगर अक्षरशः पालन नहीं करेंगे, तो कल हम किसी के ऊपर में इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। जैसे आज जब हमें आज़ादी नहीं मिलती तो हम कहते थे अंग्रेजों ने हमारे साथ ऐसा किया है। लेकिन जब हमारा अपना संविधान होगा, हम अपनी सरकार के द्वारा गवर्न्ड होंगे, जब हमारी सरकार जब देश को चलाएगी, तब हम किसी और के ऊपर में ये नहीं कह सकते हैं कि उनके कारण ये गलतियां हुई है। तो इस देश के जो युवा हैं और जो युवा पीढ़ी है, उसको समझना होगा कि उनको अगर अधिकार मिले हैं, उसके पीछे देश के लिए, समाज के लिए उनका कर्तव्य क्या है। अभी प्रोफेसर साहब ने जो एडल्ट सफरेज की बात कही और वोट में, बिल्कुल मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूं कि हमारे देश के प्रजातंत्र में वोट देने के लिए हमारे संविधान में किसी तरह का कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, न ही चुनाव लड़ने के लिए। हर एक व्यक्ति जो एक उम्र सीमा को पार कर जाता है, उसको चुनाव लड़ने का भी अधिकार है और चुने जाने का भी अधिकार है, और हमारे देश के कानून को बनाने का अधिकार है। और हर एक व्यक्ति को जो 18 साल की उम्र प्राप्त कर लेता है, उसको चुनने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है। अब यहाँ पर हमारे देश के, हमारे संविधान में किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। लेकिन हमारे देश के लोग इतने समझदार हैं कि वो जानते हैं, या तो अपने अध्ययन से या अपने एक्सपीरियंस से, कि कौन हमारे लिए अच्छा है। और इसलिए आप देखिएगा कि समय समय पर हर एक राज्य में या केंद्र में सरकारों का बदलाव हुआ है, सरकारें बदली गई है। अगर वो अनुभव नहीं होता तो एक ही सरकार रहती है। लेकिन ये संविधान की फ्लेक्सिबिलिटी है, और इतना उसमें
शॉक एब्जॉर्ब करने की शक्ति है कि समय समय पर लोगों ने बिल्कुल अपने विवेक का इस्तेमाल करके अपने मतों का प्रयोग किया है और सरकारें बदली है जो उनके लिए काम नहीं कर रही थी। तो जो सरकार कल्याणकारी काम नहीं करती है उसको हम बदल देंगे, और इसलिए हर सरकार को ये भय रहता है। यानी कह सकते हैं कि जिनके पास विकास नहीं पहुंच रही थी, विकास की धारा, विकास की रोशनी, संविधान ने उन लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है और उस पर दबाव बनाया है कि जो लोग इसके लिए कार्य कर रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं कि वंचितों, लोकतंत्र की मजबूती के लिए जो वंचित समाज जिससे अलग था उनको भी उसमें शामिल किया, ये एक महत्वपूर्ण पक्ष है। चलते चलते चूंकि समय कम है, संजय जी आपसे जानना चाहेंगे कि नई पीढ़ी इस संविधान से, चूंकि हमें भारत पर गर्व है, हम भारत के लोग हैं, लेकिन किस तरह से और प्रेरित हो सकती है युवा पीढ़ी, ताकि हम विश्व में फिर से नई शक्ति के साथ, नई ऊर्जा के साथ विश्व गुरु बनने की राह में आगे बढ़ सके, क्योंकि शिक्षा का अधिकार भी मौलिक अधिकार की तरह इस संविधान ने हमें दिया है। अंतिम टिप्पणी। देखिए, शिक्षा अगर हर यूथ तक पहुंचे जी, तो हमारा जो देश है, यूथ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन हमारे पास है। एक समय था कि चाइना के पास था। हमारे यहाँ लेबर इंटेंसिव बहुत सारे ऐसे काम हो सकते हैं और हम चाइना को भी बीट कर सकते हैं, कॉम्पीट कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हर नागरिक को, खासकर युवा को, इस संविधान के बारे में जानकारी होना, इसके बारे में कंससनेस होना बिल्कुल जरूरी है। चलिए, समय नहीं है, नहीं तो हम आपसे और कुछ सुनते हैं। और बिल्कुल मैं मानता हूं कि हमारा संविधान इतना बढ़िया है कि उस पर हम कई सालों बहस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और इसकी खूबसूरती हम पूरी दुनिया को बता सकते हैं। तो इस उम्मीद में आज संविधान दिवस पर आप लोगों का धन्यवाद करते हुए संजय जी, दोनों संजय जी, संजय कुमार जी और एसडी संजय जी, इस उम्मीद में कि हम भारत के लोग इस बात को समझें कि हम आज अमृत काल में इस संविधान के बलबूते आगे बढ़े हैं, जिसके बलबूते हम और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उसके बारे में ज्यादा जागरूक हो, ज्यादा समझें और उसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको भी अपने में आत्मसात करें। धन्यवाद। देखते रहिए डीडी बिहार। नमस्कार।